दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन राजस्थान के लोक नाट्य पढ़ रहे हैं। पिछली 2 क्लासेज में अपने अब तक के हुए लगभग 5 से 6 लोक नाट्य। पहली क्लास में अपन बात किए थे राजस्थान के लोक नाट्यों में ख्याल लोक नाट्य की, नौटंकी और तमाशा की, और दूसरी जो अपनी क्लास लोक नाट्यों की, उसमें अपन बात किए थे गौरी, रम्मत और भवाई लोक नाट्य। आज जो अपने लोक नाट्य बचे हुए हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे, यानी सीधी बात बोले अपन तो लोक नाट्य अपने कंप्लीट हो जाएंगे। आज की जो क्लास अपनी लास्ट क्लास रहेगी। अपन आज बात करते हैं जो बचे हुए जो लोक नाट्य हैं उनकी। सबसे पहले बात करेंगे स्वांग। ठीक है, स्वांग जो एक लोक नाट्य है इसकी बात करते हैं। देखिए, स्वांग जो लोक नाट्य किया जाता है इसमें पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों की भूमिका निभाई जाती है। या पौराणिक और ऐतिहासिक पात्रों के कपड़े पहनकर ये जो लोक नाट्य किया जाता है। ठीक है, तो आप सेंटेंस इस प्रकार से लिख सकते हो या वाक्य लिख सकते हो कि इस जो स्वांग लोक नाट्य के दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। ठीक है, स्वांग लोक नाट्य के दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। देखिए, जो ये स्वांग लोक नाट्य है एक प्रकार से बहरूपिया कला भी कहते हैं। स्वांग लोक नाट्य को बहरूपिया कला भी कहते हैं। देखिए, आपने अगर देखा हो तो कुछ चौराहों पर या कोई सर्किल होते हैं वहां पर, या ग्रामीण क्षेत्र में कोई जो एक जाति विशेष के लोग आते हैं और ये जो अलग अलग सुहांग रच के, ठीक है, अलग अलग कपड़े पहन के अलग अलग दिन ये जो नाट्य दिखाते हैं कि एक दिन जैसे कोई बालाजी बन गया यानी हनुमान जी बन गया, एक दिन कोई शिव जी बन गया, एक दिन कोई अलग ही वेश धारण करके जो नाट्य दिखाता है, रावण बन गया, राम जी बन गया। ठीक है, इस प्रकार से लोक नाट्य दिखाते हैं। तो वो एक जाति विशेष होती है जिनको अपन बोलते हैं भांड जाति होती है। देखिए, ये जो जाति होती है इनके लिए इस जो ये शब्द है भांड, इसको एक गलत ही नजरिए से देखा जाता है या गलत ही तरीके से बोला जाता है। हालांकि किसी जाति विशेष के लिए इस प्रकार से कमेंट नहीं किया जाना चाहिए भाई। तो एक जाति होती है भांड, अपना कोई इंटेंशन नहीं है यहाँ पे किसी जाति विशेष के लिए कोई कमेंट करना और किसी जाति विशेष को नीचा दिखाना, और सभी को इज्जत दी जानी चाहिए। कोई भी जाति हो, किसी को नीचा नहीं समझाना, किसी को भी नीचा नहीं समझा जाना चाहिए। आज के टाइम में भाई सब जो जातियां हैं सब सक्षम हो चुकी है, सब ऊपर है। ठीक है, वो पहले का टाइम गया भाई जो एक जाति विशेष को नीचा मानकर उसको नीचा दिखाया जाता था। तो ये जो जातियां होती है इनके लिए कुछ गलत प्रकार से यानी भाषा प्रयोग करने वाले लोग हैं उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो बहरूपिया कला है, जो स्वांग जो लोक नाट्य होता है इसको बहरूपिया कला भी कहते हैं, और इसके दौरान ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहने जाते हैं। जो स्वांग जो लोक नाट्य हैं ये भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है। ठीक है, भीलवाड़ा में लोकप्रिय है। देखिए, स्वांग का मैं सब जो स्वांग शब्द है इसका भी मैं सब यानी अर्थ बताने की कोशिश करूँ तो अपने जैसे कोई छोटे बच्चे होते हैं कुछ गलत फटे कपड़े वगैरह पहन के होते हैं या कुछ और ही अपनी दशा बनाए हुए होते हैं, तो अपने जो घर वाले ये यहाँ तक बोल देते भाई ये क्या सांग रचा रखा है। ठीक है, ये क्या सांग लगा रखा है, ये क्या सांग कर रहा है। तो इस प्रकार से थोड़ा शब्द विशेष का ध्यान रखना है, शब्द के अर्थ पर भी जाने की कोशिश करना। ये सब जो शब्द होते हैं ये अपने स्थानीय क्षेत्र में अपने को सुनने को मिल जाते हैं, लेकिन अपन गौर नहीं करते हैं या अपन ध्यान नहीं देते हैं या ढंग से नहीं समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो भीलवाड़ा क्षेत्र यानी राजस्थान के भीलवाड़ा क्षेत्र में ये जो लोकप्रिय है स्वांग जो लोक नाट्य है, इसकी जो स्वांग की जो मुख्य कहानी है एक नाहरों का स्वांग। ठीक है,
देखिए कई बार क्वेश्चन इसके लिए पूछा जाता है कि आप समझने की कोशिश करना, कंफ्यूज मत हो जाना। नाहर नृत्य भी पूछ लिया जाता है, तो आप ध्यान रखना। नाहर नृत्य या नाहरों का स्वांग, जो भीलवाड़ा जो मुख्य कहानी है स्वांग नृत्य की, या सॉरी स्वांग लोक नाट्य की, लेकिन नाहरों का स्वांग है जो भीलवाड़ा के मांडल या मांडलगढ़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। ठीक है, नाहरों का स्वांग की जो मुख्य कहानी है, स्वांग लोक नाट्य की एक कहानी है। इस कहानी पर यह लोक नाट्य मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। देखिए जो ये नाहरों का स्वांग है जो चैत्र माह में किया जाता है। ठीक है, चैत्र माह की कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को। ठीक है, चैत्र कृष्ण त्रयोदशी, तो ध्यान रखना। नाहरों का स्वांग भीलवाड़ा के मांडलगढ़ क्षेत्र में चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को किया जाता है। देखिए जो नाहरों का स्वांग है ये जो मांडलगढ़ में शाहजहां के समय लोकप्रिय हुआ था, या शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के समय से शुरू होता है। ठीक है, ये फैक्ट भी लिख लेना आप। जो क्वेश्चन बनता है नाहरों का स्वांग किस मुगल बादशाह के शासनकाल में शुरू होता है, तो शाहजहां के समय में शुरू होता है। ठीक है, नाहरों का स्वांग एक स्वांग लोक नाट्य की एक कहानी है, मांडल भीलवाड़ा में किया जाता है। चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को शाहजहां के समय शुरू होता है। ठीक है, देखिए ये यहाँ तक एक फैक्ट कंप्लीट हो चुका है, जो स्वांग लोक नाट्य के जो फैक्ट है। मैं थोड़ी बात बताने की कोशिश करूँ शाहजहां की और जो नाहरों के जो स्वांग की। देखिए मांडलगढ़ भीलवाड़ा में एक छतरी अपन पढ़ते हैं, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी 32 खंभों की छतरी है। एक 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में है, जो हम्मीर के द्वारा अपने पिता जयतर सिंह की याद के, यानी जयतर सिंह के 32 वर्ष के शासन काल की याद में बनवाई गई थी। तो दो छतरियां 32 खंभों की, एक तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में जो जगन्नाथ कछवाहा की है, और एक रणथंभौर में जो जयतर सिंह की छतरी है 32 खंभों की छतरी। जयतर सिंह वाली जो छतरी हम्मीर के द्वारा बनवाई गई थी, और जो जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है मांडल भीलवाड़ा में, वो शाहजहां के द्वारा या शाहजहां के शासनकाल में बनवाई गई थी। लेकिन जगन्नाथ कछवाहा जो आमेर के जो कछवाहा शासक थे मान सिंह कछवाहा, उसका एक काका या चाचा था। ठीक है, जहांगीर के समय का एक अच्छा सेनापति हुआ था जगन्नाथ कछवाहा। देखिए तो ये जगन्नाथ कछवाहा अमर सिंह के द्वारा मांडल के युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, अमर सिंह के द्वारा ही दिवेर के युद्ध में सुल्तान खान को मार दिया गया था। 1582 में दिवेर का युद्ध होता है। ठीक है, उसमें सुल्तान खान को अमर सिंह के द्वारा मारा गया था। अमर सिंह जो यानी महाराणा प्रताप जी के पुत्र थे। अमर सिंह एक बहुत ही योद्धा बंदा हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप की जो प्रसिद्धि इतनी हुई, अमर सिंह को शायद थोड़ा बहुत भुला दिया गया है। हालांकि भुलाना और नहीं भुलाना एक अलग बात है, लेकिन ज्यादा प्रसिद्धि महाराणा प्रताप जी की हुई है मेवाड़ से अगर देखा जाए तो। जगन्नाथ कछवाहा मांडल के युद्ध में अमर सिंह के द्वारा मारा जाता है। अमर सिंह से युद्ध लड़ते हुए मारा जाता है। ठीक है, जगन्नाथ कछवाहा की अपन पहले बात कर चुके हैं जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, उस यानी राजवंश पढ़ रहे थे, कि जगन्नाथ कछवाहा 1585 में यानी मुगलों की तरफ से अंतिम युद्ध या अकबर की तरफ से अंतिम युद्ध करता है। ठीक है, वह मुगलों की तरफ से यानी अकबर की तरफ से जगन्नाथ कछवाहा 1585 में अंतिम आक्रमण करता है। ठीक है, मेवाड़ पर, और अमर सिंह के द्वारा ये जगन्नाथ कछवाहा मारा जाता है। देखिए तो ये जो शाहजहां एक बार मांडल आए हुए थे, और फिर इनको थोड़ा लगता है कि भाई यार अपना खूब साथ दिया था, ये अपने लिए अपनी जान भी लुटा दिया या अपनी जान भी न्यौछावर कर दिया, तो इसकी एक छतरी बननी चाहिए। तो शाहजहां ने इसके लिए एक छतरी बनवाई इसकी याद में, यानी जगन्नाथ कछवाहा की याद में। और शाहजहां को फिर यानी मांडल आए हुए थे, फिर इनको लगता है भाई अब आज की नाइट में क्या किया जाए, यानी आए हुए थे तो इनके जो शाहजहां के स्वागत में, शाहजहां के लिए यानी मनोरंजन के लिए, फिर वहां के लोगों ने यानी नाहरों का एक स्वांग की जो कहानी के आधार पर एक स्वांग का नाटक किया था, नाट्य किया था। तो ये आपको ध्यान रखना चाहिए, शाहजहां के समय में नाहरों का स्वांग शुरू होता है।
ठीक है। देखिए, मुगल मेवाड़ संधि की वो हम बात कर चुके हैं। मुगल मेवाड़ संधि भी अमर सिंह के समय में हुई थी, जो राजकुमार कर्ण के कहने पर हुई थी। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को। ठीक है, 5 फरवरी 1615 को मुगल मेवाड़ संधि हो गई थी। हालांकि उस समय जो मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह थे, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे, लेकिन उस समय राजकुमार थे, यानी मेवाड़ के राजकुमार थे, यानी करण सिंह थे। उनके दबाव में, उनके कहने से अमर सिंह संधि के लिए तैयार हो जाता है, और संधि होती है अमर सिंह और जहांगीर के बीच में। ठीक है, 5 फरवरी 1615। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना। देखिए, संधि पूछी जाती है कभी, हालांकि ये अलग फैक्ट है, ये संधि वाला जो अपन राजवंश के समय का जो फैक्ट है, लेकिन फिर भी याद दिलाने की आपको बता दिया, थोड़ी बात आ गई थी। 5 फरवरी 1615 ईस्वी को मुगल मेवाड़ संधि होती है जहांगीर और अमर सिंह के बीच में। उस समय जो राजकुमार था मेवाड़ का, कर्ण सिंह था, अमर सिंह का पुत्र। देखिए, तो इस साझा के समय में शुरू होता है। एक बार वापस रिवीजन की बात करूं, स्वांग जो लोक नाट्य है ऐतिहासिक और पौराणिक पात्रों के कपड़े पहनकर किया जाता है। बहरूपिया कला भी कहा जाता है इसको। भीलवाड़ा क्षेत्र में लोकप्रिय है, और मुख्य कहानी है नाहरों का स्वांग। नाहरों का स्वांग जो मंडल भीलवाड़ा में किया जाता है चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। ठीक है, देखिए, इस साझा के समय में शुरू किया गया था। इसके जो मुख्य कलाकारों की बात करें, इन दो मुख्य कलाकारों के जो मैं नाम बताऊंगा आप लिख लेना, एक जानकीलाल भंड और एक परशुराम जी। और एक है जो परशुराम जी हैं। ये दो मुख्य कलाकार इसके, आप लिख लेना। देखिए, जानकीलाल भांड है, इनको मंकी मैन भी कहते हैं। ये थोड़ा स्पेशल फैक्ट या स्पेशल नोट डाल के लिख लेना। जानकीलाल भांड के ब्रैकेट में इनको मंकी मैन भी कहते हैं। ये अच्छी एक्टिंग करते हैं, अच्छा सॉन्ग रचाते हैं। हालांकि देखिए, अलग अलग प्रकार के एक्टिंग करने में माहिर है जानकीलाल भांड। देखिए, एक इनके लिए कहा जाता है कि जो भीलवाड़ा का यानी जो एसपी ऑफिस है, उसमें एक बार जो यानी एसपी बन के घुस गए थे, और वहां के जो कांस्टेबल वगैरह थे उनको पता ही नहीं लगा था कि भाई जो ओरिजिनल एसपी आ रहे हैं या और कोई, तो वो तो ओरिजिनल एसपी समझ के इनको सैल्यूट मार देते हैं। हालांकि फिर अंदर जाके थाने में घुस के या ऑफिस में घुस के ये बता देते भाई मैं तो जानकीलाल भांड हूँ और मैं ये सॉन्ग रच के आया हूँ, मुझे तो आप मेरी दक्षिणा दे दो, पैसे दे दो। तो फिर वे इस प्रकार से यानी कला में माहिर थे। ठीक है, जानकीलाल भांड, इनको मंकी मैन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। मंकी मैन के नाम से कौन जाना जाता है, क्वेश्चन बनता है, तो जानकीलाल भांड मंकी मैन के नाम से जाने जाते हैं। और एक मुख्य कलाकार है स्वांग के परशुराम जी। देखिए, यहां तक जो कंप्लीट हो चुका है स्वांग। अब बात करते हैं चार बैंड। चार बैंड मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। ठीक है, चार बैंड जो मूल रूप से अफगानिस्तान का लोक नाट्य है। देखिए, धीरे धीरे राजस्थान में लोकप्रिय होता है, और राजस्थान में भी टोंक जो रियासत है यहाँ पर लोकप्रिय होता है। टोंक रियासत में एक जो नवाब हुए थे फैजुल्ला खान, ठीक है, तो टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के द्वारा ये टोंक में लाया गया, या इनके समय ये जो टोंक रियासत में प्रसिद्ध होता है या लोकप्रिय होता है। फैजुल्ला खान, देखिए जो टोंक के नवाब थे उस समय, ये जो फैजुल्ला खान थे, और जो ये राजस्थान के टोंक में सर्वप्रथम या सबसे पहले यानी लोकप्रिय होता है चार बैंड, जो मूल रूप से अफगानिस्तान का है। देखिए, जो शुरुआत में यानी ये जो चार बैंड था ये पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था। देखिए, पश्तो भाषा यानी अफगानिस्तान की मूल भाषा है। ठीक है, पश्तो भाषा अफगानिस्तान की मुख्य भाषा है। ठीक है, पश्तो भाषा है जो अफगानिस्तान की मुख्य भाषा है। शुरुआत में जो ये भाई देखिए अफगानिस्तान का मूल या मुख्य लोक नाट्य है, तो ये इसी भाषा में प्रस्तुत किया जाएगा। फिर धीरे धीरे स्थानीय भाषा में ये प्रस्तुत किया जाने लगेगा। ठीक है, तो ये शुरुआत में पश्तो भाषा में प्रस्तुत किया जाता था, आप लिख लेना, और धीरे धीरे फिर स्थानीय भाषा में प्रस्तुत होने लगा था। देखिए,
इसके जो वाद्य यंत्रों की बात करें तो एक वाद्य यंत्र पढ़ना पड़ता है अपने को, इसका याद रखना पड़ता है डफ। ठीक है, वाद्य यंत्र डफ अपन पहले बात कर चुके हैं डफ की, तो डफ वाद्य यंत्र है इसका, यानी चार बैंड के समय डफ यूज में लिया जाता है या डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए करीम खान निहंग और अब्दुल करीम खान इसके मुख्य कलाकार हुए हैं। ठीक है, ये दो कलाकार हुए हैं, करीम खान निहंग और अब्दुल करीम खान, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना। चार बैंड मूल रूप से अफगानिस्तान का है। टोंक के नवाब फैजुल्ला खान के समय टोंक में लोकप्रिय होता है। शुरुआत में ये अफगानिस्तान की मूल भाषा जो पश्तो है उसी में प्रस्तुत किया जाता था, हालांकि धीरे धीरे फिर ये स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया जाने लगा था। और इसका जो मुख्य वाद्य यंत्र है डफ वाद्य यंत्र बजाया जाता है, जो चार बैंड लोक नाट्य किया जाता है उस समय। और इसके दो मुख्य कलाकार है करीम खान निहंग और अब्दुल करीम खान। ठीक है, तो देखिए जो अपन अभी दो लोक नाट्य पढ़े हैं, एक तो स्वांग और एक चार वेद, तो इन दोनों के बारे में आप ध्यान रखना। अब जो कुछ जो लोक नाट्य हैं वो छोटे छोटे हैं या कुछ कम फैक्ट है उनके, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना। देखिए जो कुछ फैक्ट होते हैं या कोई चैप्टर विशेष हो या कोई टॉपिक विशेष हो या कोई मुख्य बिंदु हो, तो उसके जो ज्यादा फैक्ट होते हैं उनको अपन पहले पढ़ लेते हैं। कई बार ये होता है कि भाई जो इम्पोर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं उनको अपन पहले तवज्जो देते हैं। तो वही बात है भाई, कुछ और भी लोक नाट्य हैं उनकी भी अपन बात करते हैं, जैसे रामलीला है, रासलीला है, सनकादिक है, तो इनके बारे में भी अपन पढ़ लेते हैं। जैसे गौर लीला है, तो ये भी कुछ लोक नाट्य के रूप में पढ़ा जाता है इनको, या ये कुछ लोक नाट्य होते हैं उनको कुछ यानी कलाकारों के द्वारा यानी अलग अलग क्षेत्रों में किया जाता है, या अलग अलग जो देवी देवताओं की जो लीलाएं होती हैं या कहानियां होती हैं उनको कलाकारों के माध्यम से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो अभी अपन पढ़े हैं स्वांग और चार बैंड। अब बात करते हैं रामलीला की। देखिए जो ये जानकीलाल भांड वाला है ये थोड़ा याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और जो जाति की बात बता दिया था, ये जाति विशेष होती है, भांड जो जाति होती है, और ये अलग अलग स्वांग रच के जनता के बीच में स्वांग या अलग अलग जो पौराणिक या जो ऐतिहासिक कहानियां या पात्र होते हैं उनको दर्शाते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो जानकीलाल भांड के बारे में याद रखना, मंकी मैन के नाम से प्रसिद्ध है जानकीलाल भांड। ठीक है, अब बात करते हैं रामलीला। देखिए भाई एक बार शायद मुझे याद है जहां तक, ये जो भांड जाति होती है इसके लिए युवराज सिंह ने यजुवेंद्र चहल को कुछ बोल दिया था, भाई तू इस प्रकार से कपड़े वगैरह पहन रखा है या तू भांड लग रहा है, जो भी उसके पहनावे पर कमेंट कर दिया था। और ठीक है भाई तू भांड जैसे लग रहा है, और जो ये जाति विशेष थी जो भांड जाति थी, तो इसने वही ऑब्जेक्शन उठाया और युवराज सिंह को शायद उनके ऊपर मुकदमा हो गया था, शायद जेल वेल भी हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जाति विशेष पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, और अच्छी बात है भाई नहीं करना भी, भाई क्यों किसी जाति विशेष को नीचा दिखाने की कोशिश करें। ठीक है भाई, सब अपनी जगह पर ऊपर है। तो बात करते हैं रामलीला की। देखिए रामलीला है जो तुलसीदास जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, रामलीला को तुलसीदास जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, रामलीला वही होगी जो जिसमें भगवान राम की लीलाओं को दर्शाया जाएगा, भगवान राम की कहानियों को दर्शाया जाएगा। देखिए जो अब बात करते हैं रामलीला के सीधे मुख्य केंद्रों की। ठीक है, अलग अलग केंद्र है, अलग अलग क्षेत्र में की जाती है। कुछ क्षेत्रों में इस प्रकार से जो कुछ नाम अपने वैसे मिलते हैं कि भाई जहां पर किसी क्षेत्र यानी उस क्षेत्र के लोगों से पूछे तो उनको शायद पता नहीं होगा। ठीक है, लेकिन की जाती है और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं तो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखिए एक क्षेत्र पड़ता है बिसाऊ, ठीक है, झुंझुनू में पड़ता है, यहाँ पर मूक रामलीला होती है।
यहाँ पर मूक रामलीला होती है। देखिए मूक रामलीला का मतलब तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पर यानी बोला नहीं जाता रामलीला के दौरान, जो पात्र होते हैं वो चुपचाप रामलीला दिखाते हैं। जो भी पात्र की भूमिका होती है चुपचाप या मूक रहकर यानी बिना बिना बोले जो अपनी भूमिका अदा करते हैं या अपनी भूमिका निभाते हैं या प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो बिसाऊ जो झुंझुनू में एक क्षेत्र है, यहाँ पर यह मूक रामलीला की जाती है। ठीक है, दूसरे जो मुख्य केंद्र की बात करें अटरू बारा। देखिए 12 में एक स्थान पड़ता है अटरू। ठीक है, देखिए आप लिख सकते हो कि अटरू 12 में जो धनुष होता है रामलीला के दौरान, जो धनुष होता है वो भगवान राम के द्वारा नहीं तोड़ा जाता है बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। ठीक है, धनुष भगवान राम के द्वारा तोड़ा जाता है ज्यादातर, कोई भी रामलीला हो। ठीक है, लेकिन जो अटरू 12 में जो रामलीला होती है, यहाँ पर भगवान राम के द्वारा धनुष नहीं तोड़ा जाता है बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। जनता में से कोई भी बंदा आगे उस धनुष को तोड़ सकता है। ऐसी जो कहानियां होती है भाई, जो भी धनुष को तोड़ेगा वही माँ सीता से शादी करेगा यानी शादी होगी। लेकिन ये मत मानना भाई जो जनता उस रामलीला के दौरान भी यानी जनता में से किसी बंदे से शादी हो जाएगी, यानी शादी तो भगवान राम जी करेंगे लेकिन यानी धनुष को तोड़ने का मौका जनता को दिया जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनता है कहां पर होने वाली रामलीला के दौरान धनुष भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। तो अटरू 12 में जो रामलीला होती है, यहाँ पर जो धनुष भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। एक जो और मुख्य केंद्र है पाटुंदा। ठीक है, देखिए जो पाटुंदा वाला जो क्षेत्र है ये कोटा में है। ठीक है, पाटुंदा वाला जो क्षेत्र है ये कोटा में है। कुछ जगह पर 12 भी मिल सकता है आपको, तो 12 और कोटा दोनों भी याद रख सकते हो। जैसे क्वेश्चन में ऑप्शन आए उस प्रकार से आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो शायद जो पाटुंदा है जो कोटा में है। ठीक है, लेकिन कुछ बुक्स में अपने को 12 में भी मिल सकता है, तो ध्यान रखना। आपको कोटा लिखना है लेकिन कुछ हद तक या कुछ स्तर तक 12 भी याद रख लेना है, लिख लेना भाई साइड में। कैसे भी क्वेश्चन आ जाए भाई कोटा ऑप्शन में नहीं दे और 12 दे दे तो आप फिर इस प्रकार से पहले हो भाई गलत पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो पाटुंदा वैसे है कोटा में लेकिन कुछ जगह पर या कुछ स्तर तक अपने को 12 भी याद रखना है। देखिए एक और स्थान का नाम रखना है, याद रखना है भरतपुर। ठीक है, भरतपुर के लिए ऐसा कहा जाता है भाई यहाँ पर वेंकटेश रामलीला होती है। ठीक है, भरतपुर में वेंकटेश रामलीला का आयोजन किया जाता है या वेंकटेश रामलीला प्रस्तुत की जाती है। देखिए ये जो कंप्लीट हो चुकी है रामलीला, अलग अलग केंद्र पड़े थे, तो देखिए रामलीला का वैसे वापस रिवीजन करें। तुलसीदास जी के द्वारा ये शुरू की गई रामलीला। मुख्य केंद्र इसके पड़ते अपन बिसाऊ झुंझुनू में मूक रामलीला की यानी प्रस्तुत की जाती है। अटरू 12 में, ठीक है, एक मुख्य केंद्र है अटरू 12 में, और जो यहाँ पर अटरू 12 में यानी धनुष भगवान राम के द्वारा नहीं बल्कि जनता के द्वारा तोड़ा जाता है। और एक मुख्य केंद्र है पाटुंदा जो कोटा में है, और एक मुख्य केंद्र है भरतपुर जहाँ पर वेंकटेश रामलीला प्रस्तुत की जाती है या वेंकटेश रामलीला का आयोजन किया जाता है। अब बात करते हैं रासलीला। देखिए रास यानी रामलीला की बात किए थे, भगवान राम की जो कहानियां या भगवान राम की जो लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं, और रासलीला में जो भगवान कृष्ण से संबंधित जो कहानियां या भगवान कृष्ण से संबंधित लीलाएं प्रस्तुत की जाती हैं वो रासलीला होगी। आप लिख लेना भाई, भगवान जो रामलीला भगवान राम की लीलाएं प्रस्तुत की जाती है, और रासलीला में भगवान कृष्ण से संबंधित जो लीलाएं या कहानियां प्रस्तुत की जाती है। देखिए रामलीला तुलसीदास जी के द्वारा शुरू की गई थी और रासलीला वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है,
रासलीला वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू की गई थी। लेकिन रासलीला की और आगे बात करें, इसके जो मुख्य केंद्रों की बात करते हैं, जो मुख्य केंद्र है कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर में, इसके दो मुख्य केंद्र हैं। कामा वाला जो क्षेत्र है भरतपुर, भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो क्षेत्र है, भरतपुर वाला जो क्षेत्र दो मुख्य इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने योग्य है। भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो बड़ी घटनाएं, जो बड़ी बात, कोई बड़ा फैक्ट हो, तो भरतपुर वाला जो क्षेत्र मथुरा से लगता हुआ जो क्षेत्र है, तो वो तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भरतपुर में कामा, ठीक है, रासलीला कामा एक भरतपुर में और एक फुलेरा जयपुर में, ठीक है भाई, ध्यान रखना। दो मुख्य केंद्र है रासलीला के, कामा भरतपुर और फुलेरा जयपुर। देखिए शिवलाल कुमाऊत इसके मुख्य कलाकार हुए हैं, रासलीला के शिवलाल कुमाऊत। ये रासलीला के फैक्ट जो कंप्लीट हो चुके हैं, वल्लभाचार्य जी द्वारा शुरू की गई थी रासलीला, और इसके दो मुख्य केंद्र, एक तो कामा भरतपुर, एक फुलेरा जयपुर, और शिवलाल कुमाऊत इसके मुख्य कलाकार हुए हैं। देखिए अब बात करते हैं सनकादिक और गौरलीला, जो दो बचे हुए हैं। सनकादिक की बात करें, इसके मुख्य केंद्र है गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में। गोसुंडा अपन पहले पढ़ चुके, गोसुंडा की पहले बात कर चुके हैं, आप कमेंट बॉक्स में ऐड कर सकते हो भाई कहाँ पर अपन बात किए थे, ठीक है। गोसुंडा और गोसुंडी दोनों जगहों की बात किए थे अपन। अभी देखिए जो सनकादिक है, ये अलग अलग क्षेत्रों में या अलग अलग कहानियां प्रस्तुत की जाती है सनकादिक के दौरान, ठीक है। अलग अलग देवी देवताओं की जो कहानियां प्रस्तुत की जाती हैं। तो मुख्य केंद्र इसके दो हैं, चित्तौड़गढ़ में दोनों, गोसुंडा और बस्ती। देखिए बस्ती भी चित्तौड़ में है, तो गोसुंडा चित्तौड़ में अपन पहले बात कर चुके हैं। अपन जब हस्तकला पढ़ेंगे तब भी बस्ती पढ़ेंगे, ठीक है, हस्तकला पढ़ेंगे जब बस्ती की बात आएगी वापस, ठीक है। चौपड़े प्रसिद्ध बस्ती के, काष्ठकला प्रसिद्ध बस्ती की, ठीक। तो गोसुंडा चित्तौड़ में है और बस्ती भी चित्तौड़ में है, ये दोनों मुख्य केंद्र है सनकादिक के। देखिए ये जो गोसुंडा वाला जो क्षेत्र है, मुख्य केंद्र है, यहाँ पर जो सनकादिक प्रस्तुत की जाती है, आश्विन माह में प्रस्तुत की जाती है, ठीक है। ये अलग अलग माह की बात है भाई, आश्विन माह में गोसुंडा में की जाती है और कार्तिक माह में बस्ती में की जाती है, ठीक है। सनकादिक गोसुंडा चित्तौड़ में आश्विन माह में आयोजित की जाती है और बस्ती चित्तौड़ में कार्तिक माह में आयोजित की जाती है। देखिए जो राधा कृष्ण पर आधारित जो लीलाएं प्रस्तुत की जाएगी, ये गोसुंडा में की जाएगी, ठीक है। राधा कृष्ण से जो संबंधित जो भी लीलाएं प्रस्तुत की जाएगी, ये गोसुंडा चित्तौड़ में आश्विन माह में की जाएगी, ठीक है। और देवी देवताओं के या और देवी देवताओं से संबंधित जो लीलाएं या कहानियां प्रस्तुत की जाएगी, बस्ती चित्तौड़ में की जाएगी और कार्तिक माह में की जाएगी, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है, ठीक है। अन्य जो देवी देवता हैं उनकी जो लीलाएं हैं, उनकी जो कहानियां या उन पर आधारित जो कहानियां प्रस्तुत की जाएगी सनकादिक के दौरान, वो तो की जाएगी बस्ती चित्तौड़ में, जो कार्तिक माह में की जाएगी। और राधा कृष्ण से संबंधित जो लीलाएं कहानियां प्रस्तुत की जाएगी, आश्विन माह में गोसुंडा चित्तौड़गढ़ में प्रस्तुत की जाएगी, जो, ठीक है। तो ये बात हो चुकी है सनकादिक की। अब बात करते हैं गौर लीला। देखिए गौर लीला की बात करें तो एक क्षेत्र विशेष की फिर बात करते हैं अपन, आबू क्षेत्र में, ठीक है, ग्रासीय जनजाति के द्वारा आयोजित की जाती है गौर लीला, ठीक है। आबू क्षेत्र में
ग्रासीय जनजाति के द्वारा आयोजित की जाती है या प्रस्तुत की जाती है। क्वेश्चन बनता है किस जनजाति के द्वारा गौरलीला प्रस्तुत की जाती है, किस क्षेत्र में गौरलीला प्रस्तुत की जाती है, तो आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के द्वारा गौरलीला यानी प्रस्तुत की जाती है। देखिए ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है, वैशाख के माह की जो दूसरा पखवाड़ा आता है, शुक्ल पक्ष का पखवाड़ा आता है, उसकी चतुर्दशी यानी 14 के दिन आयोजित की जाती है बख्योर की लीला, बख्योर की गणगौर। ये एक इनकी प्रसिद्ध है ग्रासीय जनजाति की बख्योर की गणगौर। ये ध्यान रखना, बख्योर की गणगौर किस जनजाति से संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है, ये पूछा जाता है, या फिर किस तिथि को मनाया जाता है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, यहां पर शायद आपको नहीं दिख रहा हो तो यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर का आयोजन किया जाता है आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के द्वारा। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी, बार बार मैं बोल रहा हूँ, वैशाख शुक्ल चतुर्दशी या वैशाख शुक्ल 14, ठीक है भाई, फिर ध्यान रखना। पूर्णिमा के एक दिन पहले, वे शुक्ल पक्ष का जो अंतिम तिथि आती है पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमा से एक दिन पहले चतुर्दशी या 14 आती है। और जो कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि आती है या 15वीं तिथि आती है, अमावस्या आती है, आपको पहले बता चुका हूँ ये, और ये आपको याद होना चाहिए। इस प्रकार के जो फैक्ट हैं कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले होते हैं, यानी अमावस्या पूर्णिमा, किस पक्ष में अमावस्या आती है और किस पक्ष की अंतिम तिथि यानी पूर्णिमा आती है, ठीक है। ये तो इस प्रकार से ध्यान रखा करोगे आप। बख्योर की गणगौर वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाई जाती है। इसका आयोजन वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को किया जाता है, यानी आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के दौरान किया, यानी आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के द्वारा किया जाता है, गौरलीला के दौरान किया जाता है, ठीक है। जैसे अपना गणगौर गई अभी मनाई जा रही थी क्षेत्र में, इसी प्रकार ये इस समय नहीं करते हैं, यानी ग्रासीय जनजाति आबू क्षेत्र में ये वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को ये गणगौर मनाती है, जिसको कहते हैं बख्योर की गणगौर, ठीक है। देखिए तो ये अपने लोक नाट्य कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा होती है, पीपल पूर्णिमा होती है, ये अभूत सावा है, ये भी आप ध्यान रख सकते हो, एक फैक्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। और जो गौरलीला होती है इसमें ग्रासिया के या ग्रासीय जनजाति के महिला पुरुष भाग लेते हैं, ठीक है। गौरलीला में ग्रासीय जनजाति के यानी आबू क्षेत्र में ग्रासीय जनजाति के महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। तो ये थोड़ा इस प्रकार से महिलाएं भाई नृत्य करती है और पुरुष वगैरह जो होते हैं जो हाथों में तलवार वगैरह डंडे वगैरह लेके ये नाट्य करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो चुके हैं अपने जो लोक नाट्य, ठीक है। सनकादी, गौरलीला, रासलीला, रामलीला, ठीक है, स्वांग, चार बैंड, तो ये ध्यान रखना। अब देखिए अपन नेक्स्ट जो क्लास होगी अपनी जो हस्तकला होगी, हस्तकला पे आधारित होगी, राजस्थान की हस्तकला। शायद नेक्स्ट क्लास में राजस्थान की जो हस्तकला कंप्लीट हो जाएगी और उससे जो अगली क्लास होगी उसमें जो आभूषण हो जाएंगे, और शायद ऐसा कोई टॉपिक बच रहा नहीं है, शायद कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार पूरे जो राजस्थान का राजवंश और आर्ट एंड कल्चर कंप्लीट होने को है, फिर आगे देखते हैं किस प्रकार से जारी रखते हैं अपन क्लासें, ठीक है। तो ये आज राजस्थान के लोक नाट्य कंप्लीट हो चुके हैं और आगे पढ़ते हैं हस्तकला, और आगे पढ़ के या कंप्लीट कर लेंगे आभूषण पढ़ के। दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आएगी। क्लास अगर आपको पसंद आए तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।